स्टडी किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने टॉपिक को लिए थे, बट हम लोगों ने उसका स्टडी नहीं कर पाए थे। हम लोगों ने उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स थे और कुछ मिरर्स के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने मैं अगर इन शॉर्ट में अगर मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देना चाहूँ तो मैंने पढ़ाया था कि लाइट क्या होती है, और फिर उसके बाद मैंने बोला था कि स्टडी ऑफ लाइट जो होती है आपका ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपका एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आता है, एक वेव ऑप्टिक्स आता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, लाइट को पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करके ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन वी डिस्क्राइब रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन द अदर पार्ट ऑफ optics, that means wave optics. We study mainly light related phenomena as like diffraction, interference, polarization, etc. इस तरह की हम लोगों ने क्या कहते हैं आपका इवेंट्स के बारे में पढ़े थे, फेनोमेना के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, कहने का मतलब मिरर को दो पार्ट में, व्हाट इज मिरर, मिरर के बारे में मैंने डिफाइन किया था। फिर मिरर को डिफाइन करके हम लोगों ने मिरर को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद मैंने बताया कि एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर होती है। फिर प्लेन स्फेरिकल मिरर, मैंने प्लेन मिरर के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल बताया नहीं, और मैं स्फेरिकल मिरर की तरफ आ गया। स्फेरिकल मिरर में मैंने बताया कि स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में बांटा गया, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स होती है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इसमें मैंने कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बताया था। एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है। इन सारे टर्म्स के बारे में मैंने वहां पे डिस्कस किया था। एक दो टर्म छूट गए होंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि लाइट के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये लाइट जो उसके बेसिक नेचर के बारे में मैंने बता दिया था कि लाइट का जो एक्चुअल नेचर है वो आपका जस्ट लाइक वेव्स की तरह। बट हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जैसे फेनोमेना को स्टडी करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। इसीलिए कभी कभी लाइट को ड्यूल नेचर पार्टिकल्स भी बोला जाता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने इतना करने के बाद हम लोगों ने फिर आपका उसमें मैंने बोला था कि लाइट के बारे में कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि लाइट इज इमिटेड बाय एक्साइटेड न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वे ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो कुल मिलाकर के मैंने वहां पे बताया था कि लाइट जो है आपका वो इमेज जो होता है वो एक्साइटेड न्यूक्लियस के एक्साइटमेंट की वजह से वो क्या होता है, रेडिएट होता है, इमिट होती है, और वो जस्ट लाइक किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो रेडिएट होती है। और दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वे ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर लाइट के लिए। बट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि इस क्लास में मुझे उन सारे पॉइंट्स को छोड़ते हुए मुझे यहाँ पे पार्टिकुलर स्टडी करना है व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वैसे तो आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा मैं डिटेल में लेकर चलता हूं ताकि आप लोग को लगे कि मतलब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए, फिजिक्स जो होती है ना बहुत ही इजी सब्जेक्ट होती है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स की वजह से थोड़ा फिजिक्स जो होता है वो आपको क्रूशियल हो जाता है या आपको थोड़ा टफ फील होता होगा। बट वैसा है नहीं, फिजिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसको डे टू डे लाइफ से रिलेट करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखिए फिजिक्स का सिंपल डेफिनेशन ही होती है ना कि फिजिक्स से साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग कुछ नहीं, नेचर एंड इट्स रिलेटेड फेनोमेना, हम लोग इस अपने नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और इससे नेचर में जितने भी फेनोमेना होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। चाहे किसी भी तरह का फेनोमेना हो, चाहे आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो या सनसेट सनराइज हो, इससे सारी तरह की जो फेनोमेना ना ये सारे आपका ये फिजिक्स के अंदर स्टडी हम लोग करते हैं। तो देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं। देखिएगा, लिखिएगा, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, चाहे सरफेस किसी भी तरह का हो, ऑन ए सरफेस, अगर जब क्या होता है कि लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो क्या होता है, सम एनर्जी is absorbed by surface, is absorbed by surface, some of them transmitted through the surface,
सम ऑफ देम, सम ऑफ देम, ये सम ऑफ देम को हम लोग लिख सकते हैं इन लिटिल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में ये चीज होती है, इन लिटिल अमाउंट, सम ऑफ देम ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड थ्रू सरफेस, through the surface and remains energy reflected, remains energy reflected in same medium. तो होता क्या है कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय सरफेस व्हाइल सम ऑफ देम, दैट मींस इन लिटिल अमाउंट, इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस, कुछ जो होती है वो सरफेस के थ्रू क्या होता है ट्रांसमिट कर जाती है, व्हाइल ए लॉट ऑफ इन लार्ज अमाउंट, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होता है कि आपका लाइट जो होते हैं इन सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिस मीडियम में से वो आती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। दिस रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, दिस रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट और बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पे रिफ्लेक्टिंग नहीं लिख करके रिटर्निंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्निंग भी लिखना अच्छा वर्ड नहीं लगता, इसलिए रिफ्लेक्टिंग इसे लगता है। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए बस मीनिंग को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें अगर आप यूज भी कर लेते हैं तो कुल मिलाकर के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ये एक बाउंसिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड फेनोमेना है, जिसमें क्या होता है कि लाइट जब इंसिडेंट करती है तो उसकी कुछ एनर्जी होती है वो सरफेस के द्वारा क्या होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ एनर्जी जो होता है वो आपका उस सरफेस के थ्रू क्या होता है ट्रांसमिट कर जाता है, और तीसरा जो है कुछ पार्ट, जो कहने का मतलब एक लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी होता है ना वो क्या होता है कि उससे मीडियम में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और जिस जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ये जिस फेनोमेना, ये जो फेनोमेना होते हैं ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब देखिए ये बहुत ही मजेदार चीज है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड मैं एक छोटा सा बात आपको बताता हूँ। आप अपने गांव में कभी गांव में रहिए और उसके बाद कभी टाउन में रहिए, जो बल्ब आप अपने घर में लगाते हैं टाउन में, वही बल्ब आप अपने गांव में अगर झोपड़ी में रहते हैं तो झोपड़ी में या खपड़ेल की जो घर होती है किसी तरह की घास फूस की, उस घर में वो बल्ब लगाइए, तो आप देखते होंगे कि वही बल्ब जो आप अपने कमरे में टाउन में लगाते हैं जिसमें मार्बल वगैरह लगी रहती है, उसमें जो होती है वो लाइट जो होती है काफी ज्यादा आपको लगेगा कि लाइट अच्छी देती है, लेकिन वही आपको गाँव में लाइट कम देती है। इसको वजह ये होती है ना कि देखिए होती क्या है कि ये जो बल्ब जलती है, तो ये जो बल्ब जलती है तो उस केस में क्या होता है कि ये जो लाइट उस सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया, लाइट बल्ब हो गई, तो इस बल्ब से जो एनर्जी इमिट होती है ये पूरे कमरे में जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे ऑब्जेक्ट्स पे इंसिडेंट करती है, तो सारे ऑब्जेक्ट्स पे इंसिडेंट करती है। तो हमारे कमरे में जो क्या है, अगर मान लीजिए कि हमारा कमरे में पूरा मार्बल लगा हुआ, कहीं भी कुछ नहीं रखा हुआ, सिंपली चारों तरफ मार्बल लगा हुआ, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा रूम काफी लाइट, मतलब काफी ज्यादा लाइट महसूस होगा आपके कमरे में, पूरा एकदम कंप्लीटली इससे आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा भी लाइट, मतलब बहुत अच्छा लाइट कमरे में है, पूरा लाइटेड रहेगा रूम। बट इसी को अगर आप वहां पे लेके चले जाओगे या ऐसी मार्बल वाली रूम में, आप रूम में बेड लगा लो, बुक रख दो या बैग रख दो, चारों तरफ कुछ कुछ सामान रख दो, तो उस किसी में क्या होगा, आपका लाइट थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। इसका वजह ये होता है कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कमरे में रखे हुए हैं ना वो क्या करते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है कि लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है और वो आपको लाइट जो होगा ना कम महसूस होगा। फिर इसी तरह से आप गाँव में चले जाओगे तो गाँव में अगर आप झोपड़ी वगैरह में या घास फूस के घर में रहते होगे तो उस केस में आप देखोगे कि लाइट जो होती है ना वहां पे भी यही चीजें होती है। होती क्या है कि वो जो लाइट है ना वो वहां पे अगर लकड़ी की घर बनी हुई है तो लकड़ी जो होती है, लकड़ी हो गया, उसमें जो मिट्टी वगैरह यूज की जाती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीटली रूप से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा हम लोग लाइट महसूस करते हैं लेकिन गाँव वगैरह में कम महसूस करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये बात। चलिए तो ये आपका
आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं इन द प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में हम लोग स्टडी करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है और इसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। देखिएगा अब जो आती है प्लेन मिरर में, यहीं से हम लोग स्टडी करेंगे। देखिएगा तो प्लेन मिरर में क्या होता है, देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। अच्छा, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने से पहले पहले इसी को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक और टर्म बताएंगे। देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर क्या होता है वो बताते हैं। ये रिफ्लेक्शन जो है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्लेन मिरर में ही हो, ये हो सकता है कॉनकेव मिरर में भी हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी। इसलिए मैंने आपको वहां पे मिरर के बारे में पहले आइडिया दे दिया था, और किसी भी मिरर में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि समझना कि आपका केवल प्लेन मिरर के लिए। अगर मान लिया कि मेरा कोई प्लेन मिरर है और इसका नाम मैंने ए बी रख दिया, और ये आपका जो नीचे का जो सरफेस है वो आपका पॉलिश किया हुआ है, सिल्वरिंग किया हुआ है। फिर क्या क्या देखिए, मान लिया यहाँ पे कोई आपका मान लिया यहाँ पे सन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट रे अगर इंसिडेंट करती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, पर बहुत सारा लाइट रे इंसिडेंट होगा। मैंने एक ही लाइट रे को लेकर के एक्सप्लेन करना चाहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक लाइट रे से आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और बहुत सारे लाइट रे रहेगा तो कचरा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट कर दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या हुआ, इंसिडेंट कर दिया। फिर क्या हुआ कि इसका कुछ एनर्जी इसमें क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। कुछ लाइट रे इधर हो सकता है तो लगे होगा, मतलब दूसरे तरफ चले हुए, और रिमेन्स जो है काफी ज्यादा अमाउंट में ये इसको इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो ये जो रे होते हैं इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, याद रखना। तो इंसिडेंट रे क्या होती है कि दैट रे विच इज कमिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ एनर्जी, या ऐसे बोल सकते हैं विच इमर्ज फ्रॉम सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिंग रे, इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब होता है व्हेन इंसिडेंट रे, और इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं व्हेन लाइट रे इमर्ज फ्रॉम सोर्स ऑफ एनर्जी टू द सरफेस, किसी सरफेस पे वो इमर्ज करती है। आफ्टर टचिंग द सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स इन सेम मीडियम, इट रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम, ये फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो आपका रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, तो ये जो रे होती है इसको रिफ्लेक्टर रे कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म आती है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है, ये इस मिरर के या इस सरफेस के जिस पॉइंट को टच करती है उसको लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। फिर आती है इसमें तीसरा पॉइंट कि देखिए, आप डेफिनेटली रूप से सोचते होंगे कि अगर ये करने का मतलब रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है तो बहुत सारे लाइट रे इस पे इंसिडेंट होता है। कोई भी लाइट रे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे कन्वेंस के लिए एक लाइट रे का यूज किया। अब होती क्या है कि जब लाइट रे इस पॉइंट पे पड़ा फिर ये रिफ्लेक्ट कर गई, तो यहाँ पे उन लोगों ने दिमाग लगाया कि क्या ये पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए, ऑबे करते हुए क्या ये रिफ्लेक्ट होती है, या ऐसा ही किसी तरह से ये रिफ्लेक्ट कर देती। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है किसी भी सरफेस से, तो वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करती है। वो जो पर्टिकुलर रूल होती है, वो जो पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए, पर्टिकुलर रूल को ओबे करते हुए ये जो रिफ्लेक्ट होती है, दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया टर्म एक्सप्लेन करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे लिखते हैं ड्यूरिंग, डायरेक्ट लिखते हैं ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट it obey to proper law which is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, which is called लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं।
तो होता क्या है कि जब रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, इवेंट होती है, तो उस केस में क्या होता है, यह जो है दो प्रॉपर लॉ को, दो प्रॉपर रूल को क्या करते हैं कि ओबे करती है, फॉलो करती है। दैट लॉ रूल इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। होते क्या है कि जब लाइट रे इंसिडेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, अब ये क्या रूल है, उस रूल को हम लोग देखते हैं। देखिए, जब ये लाइट रे इंसिडेंट करती है, फिर रिफ्लेक्ट करती है, तो जब ये लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो डेफिनेटली सब लोग सोचते होंगे कि ये अगर मैं थोड़ा सा एक इमेजिन करूं कि सरफेस से कितना डिग्री ये इस सरफेस से कितना डिग्री एंगल पे यहां से, ये कितना डिग्री एंगल से, लेकिन ये चीज हम लोग यहाँ पे आइडिया लगाने से बेहतर है कि मैं क्यों नहीं यहाँ पे एक बात देखिए, ये इसलिए मैं इधर से नहीं मेजर करता हूँ कि ऐसा भी सोच सकता हूँ कि कितना डिग्री से ये कहने का मतलब इंसिडेंट हुआ विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फ्रॉम द ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, व्हाइल टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ ओरिजिन के राइट साइड से जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, इसके राइट साइड से अगर मैं रिफ्लेक्टर लेके एंगल मेजर करूँ तो कितना डिग्री है, तो यहाँ पे अगर मेजर करोगे तो ये कभी कभी वैरी कर जाती है, तो जिसकी वजह से लॉ जो है ना सक्सेस नहीं। लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ले लूं, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, उसके बाद इस परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंसिडेंट रे और उस लाइन के बीच में एंगल को मेजरमेंट करूं, तो जो एंगल वहां पे एग्जिस्ट करती है, सिमिलर एंगल जो होती है नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच में एग्जिस्ट करती है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज को डिफाइन करते हैं, ये जो आपका कहलाता है जिसको लोग आई से, स्मॉल आई से, और इस एंगल को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलिए इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीजें जो है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ये तो पूछता नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर पूछ जाए, ये आपका नॉर्मल कहलाता है, ये जो है आपको क्या हुआ नॉर्मल, ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन इस ओरिजिन पे या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो इस तीन टर्म को आप लोग ध्यान से रखोगे, एक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल। चलिए, तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से मैं इन सारे टर्म्स को डिफाइन कर दूं, तो आप लोगों को समझने में ज्यादा सहूलियत होगी। इसको मिटा ले, देखिएगा, ये आपका जो है सबसे पहले आपका क्या है, इसको लिख लेते हैं, देखिएगा सबसे पहला आपका टर्म जो था वो आपका था नॉर्मल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, नॉर्मल क्या था। तो लिख सकते हैं इट इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू, which is perpendicular to point of incidence। ये जो है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन होती है। इसके बाद आपका आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिख सकते हैं, इट इज जनरली इट इज डिनोटेड, ऐसे लिखिए, जनरली इट इज डिनोटेड बाय यह आपका ओ से जनरली डिनोट किया जाता है। फिर अगला आता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन, इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टर्म आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंड इसके बाद लिख लीजिएगा इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये सारा पॉइंट हो गया। एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग इसका अगर फ्रेश फिगर बना लें, तो इसको अगर मैं प्लेन में बिहेव करूं, ठीक,
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लाइट रे आपका इंसिडेंट करेगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन में लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लाइट को पार्टिकल्स की तरह बिहेव करके हम लोग स्टडी करते हैं, वरना मैं इसको स्ट्रेट लाइन में नहीं ले सकता था। अगर मैं इसको वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे, इसी को हम लोग एक पाथ जो लेते हैं ना साइनसॉइडल पाथ लेकर के तब जाकर के डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन लिया, और स्ट्रेट लाइन लिया तो ये आपका कौन सा हुआ, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। फिर से लिख लीजिए आप लोग, इंसिडेंट रे, और ये आपका रे जो रिटर्न हुआ ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको याद रखना आप लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद अगर मैं ये जो मेरा O है जिसको मैं ऑरिजिन बोलता हूं, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट O देन वी गेट नॉर्मल, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। इस बात को आप लोग समझ रखेंगे, ये आपका डॉटेड लाइन से जनरली मिलाया जाता है, नॉर्मल हो गया। चलिए, तो ये सारे जो है आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स। अब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए चला वो जो दो लॉ को फॉलो करती है। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इवेंट एग्जिस्ट करता है तो वो जो पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करती है वो कौन सा लॉ है, उसके बारे में हम लोग अब स्टडी करना शुरू करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखते, देखिए अभी सबसे पहले तो मैं प्लेन मिरर में ही डिस्कस करूंगा, बट ये कॉन्वेक्स करके किसी भी मिरर में एग्जिस्ट कर सकता है। ये देखिएगा, सबसे पहले मैं लेता हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लिखिएगा, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो जो है वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन का जनरली क्या है, दो लॉ है। इसमें से आपका पहला जो होती है एज फॉलोज, जो कि आपको यहां पे दिखाया जा रहा है, एज फॉलोज। सबसे पहला जो आपका आता है वो आपका आता है, लिखिएगा यहां पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड। दोनों को दोनों क्या आता है, ये मैग्नीट्यूड में सेम होता है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड, दैट इज, आप ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। ये पहला पॉइंट हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट आता है इंसिडेंट रे, ये कैपिटल आई याद रखना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये जो होता है, ये तीनों का तीनों जो होता है वो एक ही प्लेन में लाइक करती है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई मान ले कि मेरा ये आपका प्लेन मिरर है, मान लीजिए मेरा प्लेन मिरर है, तो इस केस में अगर मैं ये लाइन ले लिया, मेरा कौन सा है, एक्सिस का है, इंसिडेंट रे हुआ, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब यहाँ पे इससे ये पॉइंट अगर मैं O मान लिया, इसका नाम मैं, अगर मैं AB ले लिया, इसका नाम मैं PO, इसको मान लिया Q ले लिया। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और इससे मेरा एंगल आई है, ये मेरा एंगल आर है। तो ये जो मेरा एंगल आई है, ये एंगल आर के बराबर, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों का तीनों जो है वो आपका एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ये प्लेन है और इसी प्लेन में तीनों का तीनों एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं कि तीनों का तीनों अलग प्लेन में, ऐसा कुछ नहीं होता है, तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होता है। ये दो पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इस चीज को मैं आपको ये क्या कहते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। चलिए, ये चीज मैं उसमें भी शो करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है। देखिएगा, थोड़ा वहां पर भी आप लोग देख ही लीजिए, इसको मिटा ले। चलिए,
इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप इसके बारे में क्या करता हूँ, देखिएगा एक दो टर्म और हैं जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में नहीं बता पाया था, डिफाइन नहीं किया था, उस चीज को आप लोग देख लेंगे। देखिएगा सबसे पहला आता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिरर जो है ये आपका आता है कौन सा मिरर, कॉनिकेव मिरर, कॉनिकेव मिरर। और एक मिरर मैंने आपको बताया था ये मिरर जो कि आपका था कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब ये दो मिरर हो गया कॉनिकेव मिरर। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि इसका मिडल पॉइंट आपका पोल कहलाता है, और ये जो जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और इसको मैं सी से डिनोट करता हूँ, ये आपका पी से डिनोट करता हूँ। सिमिलर में यहाँ पे भी ये डेफिनेटली से किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा, और इस स्फीयर जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मिड पॉइंट ऑफ दैट मिरर इज कॉल्ड पोल, इसको मैं पोल बोलता हूँ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसके बाद क्या है कि लाइट रे अगर ध्यान से देखेगा, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर आप इंसिडेंट करते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू a particular point that lies on principal axis in case of concave mirror, while in convex mirror it appears to diverge. It diverges, but it appears to meet also at a particular point of a principal axis that is called focus, जो कि आपका फोकस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि मिलने का कोशिश करता है, इस पे मिल लेता है, ये तो डायरेक्टली मिल जाता है। बट अगर मैं इस केस में अगर लाइट रे को इफ यू टेक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेस, ये डाइवर्ज करता है, बट इट अपियर्स टू मीट ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज also called a focus, which is denoted by generally capital letter, जिसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये सारा चीज मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, बट मुझे इस क्लास में पर्टिकुलर जो डिस्कस करना है ना, वो डिस्कस करना है कि फोकल लेंथ क्या होता है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको बता दिया था। फोकल लेंथ क्या होता है, यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है, सेपरेशन बिटवीन फोकस एंड पोल। ये जो डिस्टेंस है ना, फोकस एंड पोल, देखिएगा सेपरेशन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये आपका एफ आ गया, ये समझ में आ गया। इसके बाद एक और टर्म आता है, वो आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको भी हम लोग इसी तरह से कह सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर separation between pole and center of curvature is called radius of curvature. It is denoted by जनरली कैपिटल आर। इसको हम लोग जनरली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, आप लोग इस सिंबल को याद रखेंगे। चलिए, तो ये दोनों का दोनों एक इंपॉर्टेंट टर्म्स था आप लोगों के लिए। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं इसमें दो तीन टर्म और भी आपको एक्सप्लेन करेंगे जो कि आप लोग को पर्टिकुलर क्लास 12 में इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले आता है आपका एक फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है इसको समझेंगे। देखिएगा, इट इज ए प्लेन which is perpendicular to ध्यान से आप लोग देखेंगे, इट इज ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड passes through फोकस। तो ये क्या है कि प्लेन है जो क्या करता है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, बट ये फोकस से
पास करता है। इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से बता दूं आप लोगों को तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं कोई मिरर ले लिया, अब क्या होता है कि अगर मैं मिरर लिया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकस होगा, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अगर मैं एक प्लेन में यहाँ पे सोचूं, ध्यान से देखिएगा अपना, देखिए ये थोड़ा सा प्लेन आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये आपका ऐप है। ये क्या होता है कि अगर इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन जो है इस पर परपेंडिकुलर है, जस्ट लाइक इस तरह से समझे। एक मिनट में दिखा रहा हूं, देखिए एक मिनट। जैसे अच्छी को मान, ये मेरा मान लिया कोई प्लेन है, ये अगर मेरा मान लिया प्लेन है तो इस पे अगर मैं रखेंगे तो आपका इस तरह से रखे ना, कि जैसे ये मेरा प्लेन है, इस तरह की ये मेरा प्लेन है, तो इसको अगर आप इस तरह से रखते हैं तो ये आपका इसे क्या कहलाएगा, ये फोकल प्लेन कहलाता है। और ये जो होता है ये इससे पास करेगा और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगी। अब इसके बाद क्या है कि ये चीज अगर आप लोग समझ गए फोकल प्लेन, तो इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप लाइट रे को अगर रिफ्लेक्ट करें किसी भी तरह से, तो ये फोकल प्लेन है ना, ये फोकल प्लेन, इसी पे ये लाइट करती है। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे ये मिट कर रही है, अगर ये पैरेलल आते तो मिट नहीं करते। चलिए इस तरह से ये करती है, समझ गए। तो ये आपका फोकल प्लेन का डेफिनेशन हो गया। फोकल प्लेन के बाद आता है आपका पैरेक्सियल बीम के बारे में। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग के बोर्ड में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर वाले में ये डेफिनेशन पूछ देता है। तो अगर 2 नंबर में पूछे तो एक डेफिनेशन लिख दीजिए और उसको थोड़ा सा फिगर बना दीजिए, हो गया काम खत्म हो गया। फिगर बनाइए तो उसमें सारा चीज को इंडिकेट कर दीजिए, कहाँ फोकस है, कहाँ पोल है, कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, मिरर का कोई नाम ले लीजिए, उसका एपर्चर के बारे में बता दीजिए कि ये आपका ये भी ये चीज शो करता है, बस हो गया। तीसरा आता है पैरेक्सियल, नेक्स्ट आता है पैरेक्सियल। रेज क्या होता है इसको हम लोग लिखते, देखिएगा पैरेक्सियल रेज क्या होता है, लिखिएगा द रेज विच लाइन या विच इज सिचुएटेड नियर द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होता है कि वो सारे रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियर में है वो आपका पैरेक्सियल रे कहलाता है। द रेज विच इज सिचुएटेड नियर द पैरेक्सियल एक्सिस इज कॉल्ड, द रेज विच इज सिचुएटेड नियर द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। ये आपका क्या हुआ, पैरेक्सियल रेज कहलाता है। इसके बाद एक आता है आपका मार्जिनल रेज, इसको भी समझ लीजिए। तो इसको भी इसी तरह से याद रखना है, द रेज विच इज फार फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो इज कॉल्ड मार्जिनल रे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पैरेक्सियल रेज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपका एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाता है तो दोनों। बट ये जो है ना पैरेक्सियल कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इसका क्या वजह होता था कि आपका जितना भी आप लाइट से रिलेटेड जितना भी लॉ पढ़ेंगे या जितना भी आपका मिरर फॉर्मूला हो या रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिटवीन हो या कोई भी रिलेशन है ना, तो उसमें हमेशा लाइट रे को पैरेक्सियल रेज की तरह ट्रीट किया जाता है। पैरेक्सियल कहने का मतलब उसमें जितने भी लाइट को लिया जाता है ना नियर द प्रिंसिपल एक्सिस मान करके उसके बाद ही कोई भी आपका एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपको प्रूव किया जाता है, इसलिए ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मैं उसके बाद में बात करूंगा। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे देखिएगा आप लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। वो है आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इसी को हम लोग बोलते हैं न्यू कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं, या इसको कभी कभी आप लोग को जो है अभी न्यू पैटर्न में न्यू सिलेबस में बोला जा रहा है
कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बोला जाता है। इसका यही इसलिए बताया कि हम लोग कोऑर्डिनेट की तरह इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ये क्या है साइन कन्वेंशन जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, और इसको हम लोग न्यू कार्टेशियन सिस्टम के नाम से भी आजकल जान रहे हैं। देखिएगा हो सकता है कि अगर आप लोगों ने क्लास 10th में अच्छे से पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट के बारे, ऑब्जेक्ट सिचुएशन, इमेज सिचुएशन, मतलब इमेज सिचुएशन के बारे में पर्टिकुलर अगर पढ़े होंगे, तो जैसे कि मान लिया कॉनकेव मिरर में अगर मैं डिस्कस करूं तो कॉनकेव मिरर में पढ़ते होंगे कि इमेज अगर मैं ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर में पोल होगा तो इमेज कहां बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज उसका कहां बनेगा। ये सारे का जो रिजल्ट है ना इमेज कहां बनेगा, ये और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स अगर बढ़ाते हुए तो कभी किसी को पॉजिटिव कभी को किसी को निगेटिव, ये कब पॉजिटिव और कब हम लोग निगेटिव लेते हैं, ये जो चीजें है ना यही आपको यहीं से समझना पड़ेगा, या यही सारे चीज को आपको एक्सप्लेन करेगा वो है आपका साइन कन्वेंशन ऑफ ऑप्टिक्स बोलिए या साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू कार्टेशियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्या है लिखिएगा, सबसे पहला रूल क्या है वो लिखिएगा। सबसे पहला रूल जो है आप लिखेंगे ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल इन केस ऑफ spherical mirror while from optical center in case of spherical lens मेजर्ड लिखिए या यहाँ पे रेफर्ड भी लिख सकते हैं, सही लगेगा, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे ना वो हम लोग, ये अगर मिरर है तो मिरर में जो मिड पॉइंट होता है वो आपका पोल होता है, तो हम लोग पोल से मेजर करेंगे। अगर वो लेंस है तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर्स में आता है तो वहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये पहला रूल है। दूसरा रूल जो है आपका वो लिखिएगा ऑल distances along the direction of propagation of light along the direction of propagation of light is taken positive while in its opposite direction is taken negative। तो इसमें क्या है कि जितने भी डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, अगर जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट करती है उसी डायरेक्शन में, कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट कर रही है अगर मैं उसी डायरेक्शन में उस डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा हूं तो मैं उसकी मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव ट्रीट करूंगा, और नॉट अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं लेता हूं तो नेगेटिव ट्रीट करूंगा। और ये दो हो गया, एक दो हो गया, तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा, तीसरा मैं इसी में करेक्शन करके लिख देता हूं। देखिएगा तीसरा देखिएगा ऑल डिस्टेंसेज एवं द
above the principal axis is taken positive while in बिलो नेगेटिव, जबकि इसके बिलो जो हम लोग अगर मेजर करते हैं तो वो आपका नेगेटिव आ जाता है। तो ये जो आपका प्रॉपर्टी 18 रूल हो गया, कौन सा रूल हो गया, ये साइन कन्वेंशन हो गया। जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो उस समय इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, इसलिए इस चीज को आपको समझ के रखना। वैसे कब क्या होगा, कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा, मैं एक फिर क्लास करूंगा जब आपका इमेज सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा, या क्लास 10 का जो फिजिक्स जिसमें मैंने पढ़ाया वहां पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो वहां पे मैंने इन सारे चीजों का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि ऑब्जेक्ट सिचुएशन, इमेज कब बनते हैं, तो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव आती है। ठीक, तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया, तो वहां से भी आप लोग समझ सकते हैं। बट ये रूल जो है ना, यही चीज है इसमें, ये आपका जो लॉ है इसमें हम लोग ये नहीं रेफर करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव आता है, किस सिचुएशन में क्या आता है। बस हम लोग जो स्टैंडर्ड रूल बनाए ना, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, ये चीज हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, बस हो गया इसका। तो अगर आपके एग्जाम में बोलेगा ना, राइट द रूल ऑफ न्यू कार्टेशियन सिस्टम ऑफ लाइट, ये जो है पूछे, या आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम वाला पूछे, तो आप इसी चीज को लिखना। चलिए, इसको अगर आप लोगों ने समझ गया तो मैं अब आपको एक नया टर्म के बारे में बताऊंगा, वो है आपका रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ये जो आपका एफ क्या है, फोकल लेंथ है, आर जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज को मुझे प्रूव करना मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली अगर मैं प्रूफ करने के लिए चलूं तो आप लोग ध्यान से देखना कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज आप लोगों को बता देना चाहूंगा। देखिएगा, मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि हम लोग जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूफ करेंगे, या हम लोग यहाँ पे जितने भी लाइट से रिलेटेड फेनोमेना जो डे टू डे लाइफ से जो रिलेटेड हो, क्लोजली रिलेटेड हो, जैसे ऑप्टिक्स जो होता है, ऑप्टिकल जो होता है चश्मा वगैरह उस समय हो, या हम लोग दूरबीन वगैरह की बात करते हैं, इन सारी चीजों में जो हम लोग बात करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा पैरेक्सियल रे लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। या हम अपने आई के बारे में बोलेंगे तो वहां पे भी पैरेक्सियल रे ही होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो होती है ना, पैरेक्सियल रे की केस में क्या होता है, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट बात है। पैरेक्सियल रे की केस में ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों सेम हो जाता है। और ये दोनों सेम होने का वजह क्या होता है, इतना छोटा होता है ना कि हम लोग उसको सेम ही मानते हैं। उसको क्या मानते हैं, सेम ही मानते हैं। यही वजह है कि याद रखना, हम लोग बराबर हम लोग लिख देते हैं कि इन केस ऑफ पैरेक्सियल वे टेक एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों को हम लोग सेम लेते हैं। इसलिए आप लोग इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो अब उसी को हम लोग यहाँ पे लेकर के काम कर रहे। देखिएगा क्या है कि अगर मैं एक मिरर बना लिया, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई भी चीज को प्रूफ करे तो आप अलग अलग मिरर को लेकर के प्रूफ करें, मतलब हर जितने भी टाइप्स के मिरर है, हर टाइप्स के मिरर को लेकर के प्रूफ करना पड़ेगा। बट कोई जरूरी नहीं, आप एक मिरर को लेकर के भी आप प्रूफ कर देते हैं तो एनफ है। ठीक, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी से स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे को आगे भी आता है। या आप एक को प्रूफ कर देंगे और आगे अपने लिख दीजिए सिमिलरली वी कैन शो दैट f is equal to r/2 इन अदर मिरर्स। ठीक, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये मिरर मान लिया, इस तरह से ले लिया, ये मेरा कौन सा मिरर है आप लोग तो जानते होंगे, ये मेरा हो गया कॉनकेव मिरर। अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया तो इसका कुछ ना, यहाँ पे इसका क्या होगा, पोल होगा, और ये मेरा पोल है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी। अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से कोई लाइट रे को ज्वाइन कर देता हूं तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। थोड़ा सा इंडिकेट आप लोग कर दीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल, इसका अगर नेमिंग करना चाहें तो लिख लीजिए ओ एक्स, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो अब इसके बाद आता है ये जो आपका एफ होता है, बीच में कहीं होता है, तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, ऐसे बोल दिए, पहले बोलना चाहिए। चलिए, इस तरह से हम लोग कर लिए। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं ये भी कि मुझे प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है यहां से यहां, ये मेरा होता है आर, जैसा कि मैंने आपको प्रूफ करके ये डिफाइन किया था कि इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हिच इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल आर, व्हाइल डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज डिफाइंड एज फोकस, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो वी हैव टू शो दैट हियर f इज इक्वल टू r, तो मुझे ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए, फर्स्टली वी टेक ए लाइट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वी नो दैट if we
कहता है कि ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो बट मैं यहाँ पे मिरर को कंसीडर किया, इसलिए मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, तो मैंने इसको फोकस से पास करा दिया। देखिए दूसरी बात है एक और है कि यहाँ पे एक और ही मेरी मजेदार चीज है, वो क्या है, इस चीज को आप लोग याद रखना कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो उस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर हो जाती है। ये क्या होती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। दैट इज इन दिस केस इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में ये आपका नॉर्मल बन जाता है। अगर मैं इसका नाम रख दिया सी एम, क्या रख दिया? सी एम, तो ये जो मेरा एम हो गया ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। और ये मेरा कौन सा रे? ये आपका इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। और ये मेरा क्या? नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो मेरा क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और उसके बाद ये मेरा कौन सा रे? ये मेरा रे वो क्या है? आर, जो कि मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और उसके बाद ये आई आर हो गया। तो इस केस में ये मेरा अगर आई है तो देखिए ये भी मेरा ये जो है इसके पैरेलल है। तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, छोटा सा बात यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? देखिए ये अगर आपका इस दोनों के पैरेलल है, मतलब ये दो लाइन है और ये इस तरह पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। वो कौन सा एंगल होगा? ये आपका कोरिस्पोंडिंग एंगल से दोनों सेम हो गया। तो ये जो एंगल आई है ये भी मेरा एंगल क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये भी एंगल आई हो जाएगा। अगर ये एंगल आई है और मैंने बताया है कि इन केस ऑफ, ध्यान से रखेंगे, इन केस ऑफ पैरेक्सियल रेज, हमने बता दिया पहले कि यहाँ पे पैरेक्सियल रेज के लिए क्या आप लिख भी सकते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर फॉर पैरेक्सियल रेज। वैसे मेंशन कर देता कभी कभी एग्जाम में, अगर नहीं भी करे तो अपना लिख लेना पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज के केस में क्या होता है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर हो जाता है। अब क्यों होता है मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हर चीज का यहाँ पे वजह बनेगा, ऐसा नहीं कि रटा रटा या सच होगा। तो यहाँ पे मेरा एंगल आई है, ये मेरा एंगल आर है। अब आप जब जानते हैं कि ये एंगल आर के बराबर है, ये आई एंगल आर के बराबर है, तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हो कि इस ट्रांसवर्सल रे, इस ये लाइट रे और इस ट्रांसवर्सल रे मतलब एमएफ ट्रांसवर्सल रे के लिए ये पूरा रे जो होगा इस पूरा रे के बराबर होगा। एंगल इस ये पूरा जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। और वो एंगल कौन होगा? फिर यहाँ पे कोरिस्पोंडिंग एंगल एग्जिस्ट करेगा। अब ये एंगल कितना है? ये आई प्लस आर है। और आई प्लस आर का मतलब क्या हुआ? आई प्लस आर का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि आई बराबर आर है, तो आई प्लस आई नहीं लिख सकते, इसको तो 2i लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एंगल मेरा क्या होगा? 2i। चलिए यहां तक अगर आप लोगों ने समझ लिया, मैं एक काम करता हूँ, इस एम से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। इसका नाम मैं एम रख देता हूँ। क्या रख दिया? अब जहां तक मैंने जितनी बातें बोला उस बात को थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या किया, यहाँ पे ये कौन कैमरा तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब ये सारा नहीं कि लाइट रे कोइंसिडेंट किया, पूरा एकदम मैथमेटिक्स नहीं डालना, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर इन ट्रिंगल एम सी, इन ट्रिंगल पहले लेते हैं, इन ट्रिंगल एम सी पी, इन ट्रिंगल एम सी पी। अगर मैं ट्रिंगल एमसीपी में अगर कहूं तो यहां से बोल सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं? साइन आई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? एम एन बटा सी एन, ये बोल सकते हैं। सॉरी साइन आई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना होता, तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? एम सी। ये एमएलटी क्या होगा? एमसी। अब एक और बात है कि देखिए ये जो साइन आई बराबर है, मैंने बताया था एक मैथमेटिक्स में रिलेशन है, उस चीज को आप लोग ध्यान से रखिएगा। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के, इसको ध्यान से देखेंगे। लिमिट्स थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1। और उसके बाद ये भी एक और रिलेशन है, वो है लिमिट्स थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों रिलेशन, और ये कब पॉसिबल होता है? तो ये जस्ट लाइक ये नहीं कि कुछ लिमिट्स कुछ है, ये पॉसिबल तभी होता है जब ये एंगल काफी छोटा हो।
अब ये छोटा का मतलब एक रेंज उसका भी होना चाहिए, मतलब 4-5 डिग्री से कम, 4 डिग्री से अगर कम होता है तो इस केस में ये सही होता है। और इन द रेडियन थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन, याद रखना। अगर ये यहाँ पे थीटा अगर मैं डिग्री में बात करूं तो 4 डिग्री के 4 डिग्री से कम, तो 4 डिग्री से कम अगर यहाँ पे एंगल आती है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर, मतलब साइन 4 डिग्री के बराबर जो होगा ना वो 4 डिग्री के, तो 4 डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है। तो लिमिट से थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये जो आपका साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 आता है ना, ये आप यहां से बोल सकते हो कि एज थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 एल्सो इज इक्वल टू टेन थीटा बाय थीटा, ये तीनों बराबर होता है। इस केस में अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो साइन थीटा बराबर थीटा आ जाएगी और यही टेन थीटा बराबर थीटा भी आ जाएगी। इसका मतलब मैं इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे ये करूं, क्या ये जो mn अपन mc लिखा ना, इसको मैं मिटा करके साइन आई, आप यहाँ पे जब जानते हैं कि आपका पायरेक्सियल रे के केस में ये एंगल काफी छोटा होगा, जब एंगल छोटा होगा तो साइन आई बराबर आप आराम से आई और बराबर टेन आई लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ये बात को समझ रहे क्यों लिख दिए, इसलिए लिखे क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो साइन आई है वो भी थीटा के बाद, यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन थीटा बराबर थीटा, और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टेन थीटा, तो इसका मतलब ये तीनों तो बराबर है, वही तो मैंने बात लिखा। लेकिन ये ओनली उसी केस में पॉसिबल है जब ये पायरेक्सियल रे एग्जिस्ट करेगी, और पायरेक्सियल रे के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और मैंने उसका रेंज भी आपको बता दिया कि ये जो एंगल का रेंज है वो 0 to 4 डिग्री इन डिग्री में। अगर आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना तो रेडियन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि उसका कितना रेडियन में आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला ओनली फॉर रेडियन में है, ये देखिए आप डिग्री में कहेंगे कि साइन 50 डिग्री बटा 50 डिग्री, एक ऐसा नहीं होता। ये थीटा का वैल्यू काफी छोटा होता है, यहाँ पे देखते हैं थीटा टेंड्स टू 0 मींस दैट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा काफी छोटा होता है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि साइन आई इक्वल टू आई इक्वल टू 10 है, और आप यहाँ से कह सकते हो 10 आई बराबर mn अपॉन cn, mn अपॉन cn, ये आपका क्या हुआ mn अपॉन cn, परपेंडिकुलर बाय बेस फॉर्मूला होता है। अब ये mn अपॉन cn हुआ, देखिए ये n एंड p n and p lies on principal axis so closely such that we can ignore their distance between them। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों n और p इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरह से लाए हुआ है कि हम इजीली कर सकते हैं कि दोनों काफी क्लोज है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। क्योंकि मान लीजिए मैंने तो यहाँ पे सुविधा के लिए इतना ऊपर रख के रखा, अगर मैं इसी मिरर में अगर मान लिया लाइट रे काफी क्लोज का मतलब इतना क्लोज होगा, अगर इतना क्लोज होता है तो ऑटोमेटिक है ना कि ये बीच का डिस्टेंस काफी छोटा होता है परपेंडिकुलर। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना हाइट दिखा रहा हूँ, बट ये डिस्टेंस इतनी छोटी होती है। इस डिस्टेंस की केस में क्या होगा, एन भी तो काफी क्लोज पी के पास रह जाएगी, तो क्यों नहीं मैं इस एन को सीएन को सी पे लिख, चलिए तो इसको मैं लिख सकता हूं mn डिवाइडेड बाय सी पे। चलिए इसको आप फर्स्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख करके छोड़ दें, समझ गए। चलिए अगर आप इसको समझ गए तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, कुछ पार्ट को मैं मिटाता हूं, देखिएगा ये चीज सबको मिटा देता हूं, आप लोग लिखते रहिएगा। प्रूफ करना आसान है, बट देखिए यही सारा चीज होता ना, कितना आप समझ के रखे हुए, यही सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं ये 2i वाले बात करूं, तो मैं यहां से कर सकता हूं क्या कहूंगा, अगर मैं यहां से साइन 2i की बात करूं तो यहां पे भी कर सकता हूं साइन 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 10 2i। अब यहाँ पे भी आप वही सवाल उठाओगे कि सर अगर आपका i 4 डिग्री है तो 2i तो 8 डिग्री होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 2i ये 4 डिग्री, तो मैं एक रेंज बताया ना आपको, ऐसा नहीं कि ये 4 डिग्री हो, ये 4 डिग्री क्या ये आपका 1 डिग्री भी होना मुश्किल हो जाएगा, मतलब कंप्लीट रूप से आप समझ 0.001 इस तरह डिग्री का हो जाएगा, काफी छोटा एंगल होता है पैरेक्सियल रे के केस में। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 2i बराबर 2i इक्वल टू 10 2i, तो ये जब ये तीनों जब इच अदर बराबर हो गया तो यहाँ से अगर मैं 10 2i की स्ट्रिंगल इन MFP में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोल सकते हैं इन MFP, अगर मैं स्ट्रिंगल में बात किया MFP में तो MFN लिखिए, सॉरी MFN, यहाँ पे मैंने भी P लिख दिया, सॉरी यहाँ पे भी M लिखना है, MCN लिखना सही रहेगा, क्योंकि ट्रिंगल तो P बना नहीं रहा ना। तो अगर मैं MCN की बात करूं तो अच्छा ये चीज जो लिखी है इसके बगल में लिख लीजिएगा n इज क्लोजली टू p, n इज क्लोजली टू p का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के काफी करीब है, तो मैं एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता हूं। और यहाँ पे sin 2i इक्वल टू 2i इक्वल टू 10 2i, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा बराबर ये 2i ये अगर मान लिया थीटा तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो mn अपॉन fn, इसको मैं लिख सकता हूं mn अपॉन fn। अब यहाँ पे भी वही सवाल कि n इज क्लोजली टू p, क्योंकि ये जो लाइन तो मैं सुविधा के लिए ऊपर से
पैरेलल एरिया, डेफिनेटली ये इससे काफी क्लोज से पास करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसके आसपास होगा, तो इसका मतलब मैं एन को पी लिख सकता हूं, तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एम एन अपन एनपी। क्या आ गया? एम एन अपन एनपी। तो एम एन अपन एनपी आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां से अभी आ गया, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन 2 आ गया। तो इक्वेशन 2 से मैं ये इक्वेशन 2 को आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 2i बराबर मेरा क्या मिला? एम एन अपॉन एनपी, ये आ गया। अब देखिए एम एन अपॉन एनपी लिखा गया, एफपी होगा, सॉरी ये एफपी आ गया। अब यहां से मैं बोल सकता हूं आई बराबर एम एन अपॉन एफ 2fp, ये आ जाएगा। और ये आई यहाँ पे ऑलरेडी जो है किसके बराबर है? एम एन अपॉन सीपी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको एम एन अपॉन सीपी, क्योंकि यहाँ पे है ना कि आई बराबर ये सारा चीज इसके बराबर है, तो आई भी इसके बराबर है, तो एम एन अपॉन सीपी। और एम एन अपॉन अगर सीपी आ गया तो इस केस में कह सकते हैं कि अब ये दो चीज बराबर है क्या, यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे कह सकते हैं एम एन कैंसिल, सो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा? 2fp। अब ये मेरा सीपी क्या है? आर है, कैपिटल आर है, तो आर लिख देंगे इज इक्वल टू 2 इंटू ये एफपी क्या है? स्मॉल एफ है, तो 2 इंटू आर, मतलब आर बराबर क्या है? 2 इंटू एफ। सो मैं यहां से बोल सकता हूँ एफ बराबर आर बाय 2। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, ये इसमें बातें मैंने बहुत सारे बोलते, लेकिन प्रूफ करना कोई टफ नहीं है, सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर ऐसा करोगे, यहाँ पे पैराक्स से लेकर डिस्कशन कर देना, और एक सेनाई या टेनाई का यूज करो, या आपका या दूसरा आता है ये आपका sin 2i और tan 2i का यूज करो। ये तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से बता दिया, क्योंकि आप लोग का स्टैंडर्ड भी ऊंचा हो गया, तो आप लोग कोशिश करोगे कि अच्छे मेथड से मैं बनाऊं। और इसी चीज को आप लोग क्लास 10th में जब पढ़ते होंगे, हो सकता है अगर आप पढ़े होंगे, प्रूफ करना सीखे होंगे, तो इसको हम लोग सिमिलरिटी की हेल्प से भी, बहुत नॉर्मल होता है, सिमिलरिटी की हेल्प से भी आप आराम से इसको प्रूव कर दोगे। ये छोटे वाले ट्रिंगल और बड़े वाले ट्रिंगल लेकर के आप सिमिलर करते हो, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ज्यादा टफ नहीं होती है, बस देखने में आपको होता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज का क्लास आप लोग का इतना ही सिलेबस आज मुझे पढ़ाना भी था। 1 मिनट के लिए मैं देख लेता हूँ आप लोग का हुआ कि नहीं। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आपका क्लास अब खत्म हो गई, और आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन को लेते हुए डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन का जो आपका क्लास थी वो इतना ही दूर तक था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज अकर्स, ये क्यों होती है। और इसके बाद हम लोग 2-3 टर्म और भी पढ़ाई करेंगे, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, और इसी तरह से हम लोग का क्लास लंबा चलेगा। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है साइंस का, क्योंकि सेकंड बुक का 50% जो है उसी का कवर्ड है। तो अच्छा खासा इसका टॉपिक चलता है। फिर आपको पूरा का पूरा पार्टिकल्स थ्योरी को खत्म होने के बाद फिर हम लोग वेव थ्योरी की तरफ चलेंगे। फिर वेव को ट्रीट करके हम लोग इंटरफेरेंस, उसके बाद फिर क्या कहते हैं पोलराइजेशन, फिर आपका डिफ्रैक्शन, इन सारे लाइट रिलेटेड फेनोमेना का डिस्कशन करना पड़ेगा। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जिसमें डिस्कशन करेंगे वेव थ्योरी के बारे में।